निकल जाओ यहाँ से। ये मिट्टी का घर तुम्हारा था, लेकिन अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बच गए, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे सर पर बहुत गहरी चोट आई है, लेकिन अब तुम ठीक हो जाओगे। तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल चुके हो। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं किसी दूसरे गांव चली जाऊंगी। गांव के एक छोटे से टोले में, जहां मिट्टी के घर थे और गलियां कच्ची थीं, वहां रामदास नाम का 50 साल का आदमी अपनी बेटी रानी के साथ रहता था। गांव के दूसरे घरों की तरह उनका घर भी मिट्टी का बना था और एक छोटा सा आंगन था। रामदास की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था। तब से वह बहुत सख्त मिजाज का हो गया था। वह चाहता था कि उसकी बेटी हर समय उसकी मर्जी के मुताबिक चले, लेकिन रानी जवान थी और उसकी अपनी सोच थी। रानी 25 साल की एक खूबसूरत लड़की थी जो अपने पिता का बहुत ख्याल रखती थी, मगर रामदास को हर वक्त यह डर लगा रहता था कि कहीं उसकी बेटी कोई ऐसा काम न कर दे जिससे परिवार की इज्जत पर आंच आए। गांव के लोग भी हर बात पर नजर रखते थे और रामदास को सबसे ज्यादा डर उन्हीं लोगों का था। एक दिन शाम के समय जब रानी घर के बाहर मिट्टी के चबूतरे पर बैठी थी, उसने देखा कि एक भिखारी बहुत थका हारा सा गांव की कच्ची गली में आकर खड़ा हो गया। उस भिखारी का नाम राजू था, जो गांव से कई किलोमीटर दूर खेतों के पास एक मिट्टी की झोंपड़ी में रहता था। वह बीमार लग रहा था और उसके चेहरे पर भूख और थकान साफ दिखाई दे रही थी। गांव के दूसरे लोग उसे देखकर मुंह मोड़ रहे थे, लेकिन रानी का दिल पसीज गया। राजू ने धीरे से आवाज दी, कोई रोटी दे दे, भूख से जान निकल रही है। रानी तुरंत अंदर गई और मिट्टी के तंदूर से रोटी का एक टुकड़ा और मिट्टी के घड़े से पानी का एक गिलास लेकर आई। उसने भिखारी को यह सब दिया और उसे चबूतरे पर बैठने को कहा। राजू ने धन्यवाद किया और खाने लगा। गांव का माहौल शांत था और मिट्टी के घरों की दीवारों पर शाम की धूप पड़ रही थी। इत्तेफाक से उसी वक्त रामदास खेतों से हल चलाकर वापस आ गया। उसने देखा कि उसकी बेटी एक अजनबी जवान भिखारी से बातें कर रही है और उसे अपने घर के चबूतरे पर बैठाकर खाना दे रही है। रामदास का खून गुस्से से खौलने लगा। उसे तुरंत शक हुआ कि यह भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं है और बेटी का उससे बात करना गलत है। वह तेज कदमों से आया, उसके हाथ में अभी हल चलाने की छड़ी थी और भिखारी पर चिल्लाया, यहाँ से निकल जा, मेरे घर के करीब भी मत आना। ये गांव है, कोई शहर नहीं जहां तुम ऐसे घूम सको। और वहां से जल्दी से उठकर कच्ची गली से भाग गया। रानी ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की। अब्बा जान, वो भूखा था, बीमार था, मैंने बस एक रोटी दी थी। ये तो हमारे गांव की रिवायत है कि मुसाफिर और भकारी को खाना दिया जाए। लेकिन रामदास किसी की नहीं सुन रहा था और रानी की तरफ घूर कर कहा, तुमने मेरे सामने इस लड़के से बात की? मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं हर चीज देख रहा हूं। गांव में सबकी आंखें होती हैं। तुम्हारे और इस भकारी के दरमियान कुछ है, मैं जानता हूं। रानी हैरान और दुखी थी। उसने कसम खाकर कहा कि उसने सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की थी, लेकिन रामदास का शक इतना गहरा था कि वह रुकने वाला नहीं था। रात गहरी हो गई, गांव में दिए बुझ गए, लेकिन रामदास मिट्टी की चारपाई पर सो नहीं सका। वह बार बार इसी शक में उलझा रहा कि उसकी बेटी और उस भिखारी के बीच कोई नाजायज संबंध है। अगली सुबह जब गांव में खेतों की हवा चल रही थी और पक्षी चहचहा रहे थे, रामदास ने रानी से कहा, तुम आज से मेरे घर में नहीं रह सकती। तुमने मेरे एतमाद को धोखा दिया है। निकल जाओ यहाँ से। ये मिट्टी का घर तुम्हारा था, लेकिन अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। रानी ने रो रो कर बहुत मिन्नतें की, लेकिन रामदास ने एक नहीं सुनी। उसने रानी के कपड़ों का एक थैला बांधा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। गांव के दूसरे लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। रानी बेबस थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। वह रोती हुई गांव की कच्ची गलियों से निकली और खेतों की ओर चल दी। उसे किसी ने नहीं रोका,
न कोई पूछने वाला था। यह वह घड़ी थी जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा शुरू हुआ, और उस अंधेरे में एक भिखारी था जिसे शायद खुद भी नहीं पता था कि उसकी एक रोटी ने कैसी कयामत खड़ी कर दी है। रानी जब गांव से निकली तो उसके पास न कोई पैसा था, न कहीं ठहरने की जगह। उसकी मां मर चुकी थी, उसके पिता खुद उसे घर से निकाल चुके थे, और गांव के रिश्तेदारों से भी उसका कोई खास संबंध नहीं था। वह खेतों के कच्चे रास्तों पर भटकने लगी। सूरज ढल रहा था और गांव के बाहर फैले खेत पीले पड़ते जा रहे थे। लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते थे, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब रात होने लगी तो रानी बहुत डर गई। उसने सोचा कि किसी गांव की मस्जिद या मजार के बाहर रात गुजार लेगी, लेकिन खेतों के बीच उसे कोई जगह नहीं मिली। वह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है। उसने सोचा कि शायद कुछ दिन बाद वह अपने पिता को मना लेगी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि रामदास अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटता था। दूसरी तरफ राजू भिखारी खेतों के किनारे अपनी मिट्टी की झोंपड़ी में वापस आ गया था। उसकी झोंपड़ी बहुत छोटी थी, जिसकी दीवारें कच्ची थीं और छत पर घास पड़ी थी। राजू ने रानी का चेहरा याद कर लिया था। उसकी मेहरबानी उसके दिल में घर कर गई थी। वह सोचता रहा कि उस औरत ने बिना किसी लालच के उसे रोटी दी और पानी पिलाया, और उसके बाप ने उसे कैसे डांटा। राजू को रानी की चिंता होने लगी। उसने अगले दिन फिर से गांव जाने का सोचा, लेकिन डर था कि कहीं वह बूढ़ा आदमी फिर से न मिल जाए। फिर भी वह सुबह सुबह गांव की तरफ चल पड़ा। जब वह उस गांव के टोले के पास पहुंचा जहां रामदास का मिट्टी का घर था, तो उसने देखा कि दरवाजा बंद है और घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने एक पड़ोसी से पूछा जो अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था, तो पता चला कि लड़की को उसके बाप ने रात में ही घर से निकाल दिया है। राजू का दिल बैठ गया। उसे लगा कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वह उस गांव में न आया होता तो रानी को कोई सजा न मिलती। उसने सोचा कि वह उस लड़की को ढूंढेगा और उससे माफी मांगेगा, लेकिन गांव और खेत बहुत बड़े थे और एक भिखारी के लिए किसी को ढूंढना आसान नहीं था। वह गांव के चौक, नहर के किनारे, खेतों की मेड़ों पर हर जगह गया, लेकिन रानी का कोई पता नहीं चला। उधर रानी भी खेतों की तरफ भटक रही थी। उसने एक झोंपड़ी के पास रात गुजारी जो खेतों में मजदूरों के रहने के लिए बनी हुई थी। सुबह उठी तो उसके शरीर में दर्द था और उसे बहुत भूख लगी थी। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह एक गांव के छोटे से होटल के बाहर खड़ी हो गई और मालिक से विनती की कि उसे एक रोटी दे दे। होटल वाले ने उसे झाड़ू पकड़ा दी और कहा कि काम करके रोटी ले। रानी ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। उसे काम करते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन मजबूरी थी। इसी दौरान राजू भी उस गांव के पास से गुजरा। उसने देखा कि एक औरत मिट्टी के होटल के बाहर झाड़ू दे रही है और उसका चेहरा उसे जाना पहचाना लगा। वह पास गया तो देखा कि वह रानी ही थी। राजू ने आवाज दी, तुम वही हो ना जिसने मुझे रोटी दी थी? रानी ने उठकर देखा तो भिखारी सामने खड़ा था। उसे गुस्सा आया और वह बोली, तुम्हारी वजह से मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू ने जवाब दिया, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। रानी ने मुंह फेर लिया, लेकिन राजू वहीं खड़ा रहा। यह दृश्य देखकर गांव के कुछ लोग इकट्ठा होने लगे थे। रानी को बहुत शर्म आई। वह वहां से भागकर एक खाली खेत में जा छिपी। राजू उसके पीछे पीछे गया और बोला, मेरे पास झोंपड़ी है, वहां कोई नहीं आता। तुम आ सकती हो जब तक कोई बंदोबस्त ना हो जाए। रानी ने इनकार किया, लेकिन उसे भूख और थकान ने घेर लिया था। उसने सोचा कि अब इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं, इसलिए वह राजू के साथ जाने के लिए राजी हो गई। दोनों गांव से बाहर कच्चे रास्तों पर चलने लगे। रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ सब्जियों की क्यारियां। रानी के पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वह चलती रही। राजू उसे हाथ पकड़कर चलने में मदद कर रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक टूटी फूटी सी मिट्टी की झोंपड़ी देखी। राजू ने कहा,
यही मेरी झोंपड़ी है, तुम यहां रह सकती हो, मैं बाहर सो जाऊंगा। रानी ने अंदर झांक कर देखा तो झोंपड़ी खाली थी, सिर्फ एक चटाई और एक मिट्टी का घड़ा था। वह अंदर बैठ गई और राजू ने बाहर पेड़ के नीचे अपनी जगह बना ली। उस रात रानी नींद में भी डरती रही कि कहीं उसका बाप उसे ढूंढ न ले, लेकिन रामदास अपने मिट्टी के घर में बैठा यह सोच रहा था कि उसने बहुत अच्छा किया जो लड़की को निकाल दिया। रामदास को अपने फैसले पर जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वह तो यह सोचकर खुश था कि उसने परिवार की इज्जत बचा ली। लेकिन आगे क्या होने वाला था इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। रानी को राजू की झोंपड़ी में आए हुए 3 दिन हो चुके थे। वह अब भी दुख और शर्म के मारे किसी से आंख नहीं मिलाती थी। राजू सुबह सुबह पास के गांव में जाता, किसी दरवाजे पर भीख मांगकर कुछ रोटियां ले आता, फिर शाम को वापस आकर रानी को खाना देता। रानी उसकी मदद करने के लिए झोंपड़ी के आसपास सफाई करती, कुएं से पानी भरती और मिट्टी के बर्तन धोती। राजू ने कभी उससे कोई गलत बात नहीं की, न ही कभी उसे गलत नजर से देखा। लेकिन गांव में रामदास को एक पड़ोसी ने बताया कि उसकी बेटी एक भिखारी के साथ झोंपड़ी में रह रही है। यह सुनकर रामदास को यकीन हो गया कि उसका शक सही था और रानी ने सच में उस भिखारी के साथ कोई नाजायज रिश्ता बना लिया है। वह बहुत गुस्से में आ गया और उसने गांव के अपने दोस्तों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहा कि वह उस भिखारी को सबक सिखाएगा। गांव के कुछ लोग उसके साथ हो गए, कुछ ने मुंह फेर लिया, लेकिन रामदास को किसी की परवाह नहीं थी। रामदास एक रात चांदनी में 3 आदमियों को साथ लेकर राजू की झोंपड़ी की तरफ निकल पड़ा। सबके हाथ में लाठियां थीं। वे खेतों के कच्चे रास्तों पर चलते जा रहे थे। जब वे झोंपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि बाहर पेड़ के नीचे राजू सो रहा है। रामदास ने अपने साथियों से कहा, देखा, यही है वह भिखारी जिसने मेरी बेटी को बहकाया। आज मैं इसे ऐसी सजा दूंगा कि यह कभी किसी की बेटी की तरफ नहीं देखेगा। वह आगे बढ़ा और लाठी उठाकर राजू पर बरस पड़ा। राजू नींद से चौंक गया और उठने लगा, लेकिन दूसरे आदमियों ने भी उसे घेर लिया। लाठियां उस पर बरसने लगीं। राजू चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। रानी अपने बाप के सामने आ गई और बोली, अब्बा जान, ये बंदा बेगुनाह है। तुमने मुझे घर से निकाल दिया, उसने मुझे पनाह दी, इसने कभी मुझे छुआ तक नहीं। ये उसकी मिट्टी की झोंपड़ी है, उसके पास मेरे सिवा कुछ नहीं, और वो मुझे छोकर भी नहीं गुजरा। लेकिन रामदास ने उसे झटक कर एक तरफ कर दिया। उसने कहा, चुप कर, तू भी उसी जैसी है। तुम दोनों ने मिलकर मेरे नाम को दागदार किया है। गांव में सब बातें कर रहे हैं। फिर उसने दोबारा लाठी उठाई और राजू के सिर पर जोरदार वार किया। रानी ने अपने बाप के पैर पकड़ लिए, लेकिन रामदास ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया और कहा, तुम दोनों यही मर जाओ। मैं वापस जा रहा हूं और कल सुबह पुलिस को बुलाकर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा। वह अपने साथियों के साथ वापस चला गया। रात बहुत अंधेरी थी। खेतों में सन्नाटा छाया हुआ था। रानी ने रोते हुए राजू के सिर पर पट्टी बांधने की कोशिश की। वह डर गई थी कि कहीं राजू मर न जाए। उसे पता था कि गांव का अस्पताल बहुत दूर है और रात के समय कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। वह अंधेरे में खेतों के रास्तों से अस्पताल की ओर दौड़ने लगी। रास्ते में उसे एक ट्रक मिला जो सब्जी लेकर जा रहा था। ट्रक के ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी रोक ली। ड्राइवर ने पूछा कि कहां जाना है। रानी ने रोते हुए बताया तो उसने राजू को ट्रक में उठा लिया और गांव के अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने तुरंत राजू का इलाज शुरू किया और कहा कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो वह बच नहीं पाता। रानी सारी रात अस्पताल के बाहर मिट्टी के एक चबूतरे पर बैठी रही। उसके दिल में अपने पिता के खिलाफ गुस्सा था और साथ ही राजू की जान की चिंता भी थी। सुबह हुई तो पुलिस वहां आ गई। रामदास ने पहले ही थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी कि उसकी बेटी को एक भिखारी ने अगवा कर लिया है। पुलिस ने रानी से पूछताछ शुरू कर दी। रानी ने सारा सच बता दिया, लेकिन पुलिस अफसर ने कहा कि बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता। वे राजू से पूछना चाहते थे, लेकिन राजू अभी होश में नहीं आया था। दूसरी तरफ रामदास अपने घर में बैठा सोच रहा था कि उसने सही किया।
लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी एक हरकत ने 2 बेगुनाह इंसानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं और अब यह मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। गांव के लोग बातें करने लगे थे और कुछ लोग रामदास के खिलाफ बोलने लगे थे कि उसने बिना किसी सबूत के अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। रामदास की वह इज्जत जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा था अब खुद टूटने लगी थी, लेकिन उसे अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। राजू तीसरे दिन होश में आया। उसका सिर पट्टियों में लिपटा हुआ था और उसे तेज दर्द हो रहा था। उसने आंख खोली तो सबसे पहले रानी को अपने पास बैठे देखा। राजू ने धीरे से आवाज दी, रानी, तुम ठीक हो? रानी चौंक कर जाग गई और खुशी के आंसू बहाने लगी। उसने कहा, तुम बच गए, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे सर पर बहुत गहरी चोट आई है, लेकिन अब तुम ठीक हो जाओगे। राजू ने पूछा कि क्या हुआ। रानी ने उसे बताया कि कैसे उसके बाप ने रात को आकर उसे मारा पीटा और वह बेहोश हो गया था। राजू ने कहा, तुम्हारे बाप ने सच में बहुत जुल्म किया। मैंने कभी तुम्हारी तरफ गलत आंख से नहीं देखा, लेकिन अब मुझे डर है कि वो फिर आएगा। रानी ने उसे बताया कि पुलिस भी इस मामले में आ गई है और उसके बाप ने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। दूसरी तरफ रामदास अपने घर में बैठा परेशान था। उसके घर का आंगन खाली था, जहां कभी रानी बकरियां चराया करती थीं। पुलिस ने उसे भी बुलाया था और उससे पूछताछ की थी। रामदास ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन पुलिस अफसर ने उसे समझाया कि बिना सबूत के किसी पर हाथ उठाना अपराध है। रामदास को अब यह महसूस होने लगा कि शायद उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह रात को चारपाई पर लेटा सोचने लगा कि अगर उसकी बेटी सच में बेगुनाह है तो उसने अपनी इकलौती बेटी को घर से निकालकर क्या कर दिया। उसके दिल में थोड़ा सा पछतावा हुआ, लेकिन उसका घमंड उसे यह मानने नहीं दे रहा था। गांव के लोग उसे देखकर आपस में बातें करते थे। वह पड़ोसियों के सामने अपनी गलती स्वीकार करने से डरता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह पुलिस की मदद से अपनी बेटी को वापस ले आएगा, चाहे जबरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े। उधर अस्पताल में डॉक्टर ने राजू को छुट्टी दे दी, लेकिन कहा कि उसे 1 हफ्ते तक आराम करना होगा। रानी और राजू वापस अपनी मिट्टी की झोंपड़ी की ओर लौटे, लेकिन अब वे बहुत डरे हुए थे। उन्हें पता था कि रामदास कभी भी फिर से हमला कर सकता है। उनके दिलों में डर बैठ गया था। रानी ने राजू से कहा, तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल चुके हो। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं किसी दूसरे गांव चली जाऊंगी। राजू ने जवाब दिया, तुम अकेले कहां जाओगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हम दोनों मिलकर पुलिस के पास जाएंगे और सच साबित करेंगे। रानी ने सोचकर कहा कि यही सही है, इसलिए अगली सुबह वे दोनों थाने पहुंच गए। थाने में पुलिस अफसर ने उनकी बातें सुनी। रानी ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसके बाप ने बिना किसी सबूत के उस पर शक किया और उसे घर से निकाल दिया। पुलिस अफसर ने रामदास को भी बुला लिया। जब रामदास थाने पहुंचा तो उसने अपनी बेटी को उसी भिखारी के साथ बैठे देखा। उसे गुस्सा आया, लेकिन पुलिस के सामने वह कुछ नहीं बोल सका। पुलिस अफसर ने दोनों पक्षों को बैठाया और कहा, अब हम इस केस की सच्चाई पता लगाएंगे। उसने गांव के पड़ोसियों को बुलाया, जिन्होंने बताया कि रानी हमेशा एक अच्छी लड़की थी और उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। एक पड़ोसी ने यह भी बताया कि उसने देखा था कि रामदास ने बिना कुछ पूछे ही रानी को घर से निकाल दिया था। यह सुनकर रामदास को बहुत शर्मिंदगी हुई। पुलिस अफसर ने फैसला सुनाया कि रामदास ने बिना सबूत के अपनी बेटी पर इल्जाम लगाया और एक बेगुनाह व्यक्ति पर हमला किया। उसे जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर रामदास के होश उड़ गए। उसने सोचा था कि वह अपनी इज्जत बचा रहा है, लेकिन आज उसकी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल गई। रानी ने अपने पिता की हालत देखकर उस पर तरस खाया। वह पुलिस अफसर से बोली, साहिब, मैं अपने बाप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती। वो मेरा बाप है, भले उसने मुझे जुल्म किया हो। लेकिन राजू का मामला अलग था। उसे बेवजह मारा गया था और उसका इलाज भी हुआ था।
पुलिस ने रामदास को आदेश दिया कि वह राजू के इलाज के सारे खर्च उठाए और गांव के लोगों के सामने माफी मांगे। रामदास को यह सब करना पड़ा। उस दिन पूरे गांव को पता चल गया कि रामदास ने अपनी बेगुनाह बेटी को घर से निकाल दिया था और खुद ही दोषी साबित हुआ। रानी ने अपने पिता को माफ कर दिया, लेकिन उसने कहा कि वह अब राजू की झोंपड़ी में ही रहेगी जब तक उसे कोई काम नहीं मिल जाता। रामदास शर्मिंदा होकर अपने घर लौट आया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। कुछ हफ्ते गुजर गए। रामदास अपने घर में अकेला रहने लगा था। उसके दोस्त और पड़ोसी उससे किनारा कर चुके थे। गांव का चौक जहां लोग बैठा करते थे, वहां अब कोई उसके पास नहीं बैठता था। हर कोई उसकी बेटी के साथ हमदर्दी जता रहा था और रामदास को बुरा भला कह रहा था। अब रामदास को अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। वह रात को मिट्टी की चारपाई पर अकेला बैठकर रोता और सोचता था कि उसने अपनी इकलौती बेटी को किस तरह बेघर कर दिया। वह सोचता था कि अगर उसने थोड़ा सब्र किया होता, थोड़ा भरोसा किया होता, तो आज वह अकेला न होता। लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। वह राजू से मिलना चाहता था, उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन उसने हिम्मत की और अपने एक जानकार से राजू की झोंपड़ी का पता पूछकर वहां जाने का फैसला कर लिया। वह सुबह सुबह खेतों के रास्ते पर चल पड़ा। उधर रानी और राजू अब साथ रहते थे, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती और इंसानियत का था। रानी ने पास के गांव में एक सिलाई सेंटर में काम शुरू कर दिया था और अब वह अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। राजू भी अब भीख नहीं मांगता था। उसने एक छोटी सी सब्जी मंडी में काम ढूंढ लिया था जो गांव के पास लगती थी। वे खुश थे, लेकिन रानी के दिल में अपने पिता के लिए एक कसक हमेशा रहती थी। वह चाहती थी कि उसका पिता एक बार आकर माफी मांग ले, लेकिन वह जानती थी कि उसके पिता का घमंड उसे आने नहीं देगा। एक शाम जब रानी झोंपड़ी के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी दूर खेतों के रास्ते से आ रहा है। पास आने पर उसने पहचान लिया, वह उसका पिता था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राजू भी बाहर आ गया और दोनों चुपचाप खड़े हो गए। रामदास धीरे धीरे पास आया। वह रानी के सामने खड़ा हो गया और बोला, रानी, मैं बहुत बड़ा गलती कर बैठा। मैंने तुम पर जुल्म किया और घर से निकाल दिया। मैं एक बुरा बाप हूं। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रामदास ने फिर कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैं भकारी से भी माफी मांगूंगा। इतना सुनते ही राजू आगे बढ़ा। उसने कहा, जी साहब, मैं यहां हूं। रामदास ने राजू के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बेगुनाह मारा, तुम्हारा सर फूड़ा, मुझे माफ कर दो। राजू ने जवाब दिया, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन आप अपनी बेटी से माफी मांगिए जिसे आपने बेघर किया। रानी ने अपने पिता की ओर देखा। उसका दिल भर आया। वह अपने पिता के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। उसने कहा, अब्बा जान, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब मैं वापस नहीं आऊंगी। मैंने अपनी जिंदगी बसाने का फैसला कर लिया है। मैं राजू के साथ रहूंगी और अगर अल्लाह ने चाहा तो उससे शादी करूंगी। राजू अच्छा आदमी है, उसने मुझे बुरे वक्त में सहारा दिया। रामदास ने यह सुनकर कुछ देर सोचा, फिर कहा, तुम्हारी मर्जी बेटा, मैंने तुम पर जुल्म किया, अब मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूं, बस खुश रहो। उसने राजू से भी कहा, मेरे बेटे, मैंने तुम्हें मारा, लेकिन तुमने मेरी बेटी की इज्जत रखी, भगवान तुम्हें इसका फल दे। यह कहकर रामदास गांव की ओर लौट गया। कुछ दिनों बाद रानी और राजू की शादी हो गई। बहुत छोटी सी रस्म थी, जिसमें सिर्फ कुछ पड़ोसी और राजू के कुछ दोस्त शामिल थे। यह समारोह उनकी उसी मिट्टी की झोंपड़ी के सामने खेत में हुआ। रामदास भी आया, लेकिन वह दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी बेटी को खुश देखकर उसने सुकून की सांस ली। रानी ने अपने पिता को भी बुलाकर अपने पास बैठाया। शाम को सब लोग वापस चले गए। रानी और राजू झोंपड़ी के बाहर मिट्टी के चबूतरे पर बैठे थे। रानी ने कहा, आज मुझे लगता है कि वह दिन
जब मेरे पिता ने मुझे इस मिट्टी के घर से निकाला था, दरअसल मेरी जिंदगी का पहला दिन था। उस दिन मेरे साथ जो हुआ, उसने मुझे एक नया रिश्ता दिया, एक नया घर दिया। यह झोंपड़ी भी मिट्टी की है, लेकिन अब यह मेरे लिए महल से भी बड़ी है। राजू ने कहा, यह सब भगवान की मर्जी थी। उसने चाहा कि हम दोनों जुल्म के अंधेरे से गुजरकर एक दूसरे तक पहुंचें। उन्होंने मिलकर शुक्रिया अदा किया। कहानी का अंत इस तरह हुआ कि रामदास ने अपनी गलती मान ली, रानी ने अपनी इज्जत और प्यार दोनों पा लिए, और राजू ने यह साबित कर दिया कि सच्चा इंसान वही होता है जो दूसरे के दुख में काम आए, चाहे उसे खुद तकलीफ ही क्यों न सहनी पड़े।